आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का 9 चैप्टर दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए, ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ विच गेट अफेक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आर कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या हुआ, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि फोर्स अप्लाई करने से जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, अफेक्टेड होती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी वेरिएशन हो सकता है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। स्पेसिफिकली हम चैप्टर के अंदर सॉलिड के लिए बात करें तो इसलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मेशन वाला फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज में चेंज होना। सो द फोर्स विच चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। इससे पहले हमने सॉलिड जब भी पढ़ा है उसके अंदर ये माना है कि सॉलिड जो होता है वो हमेशा रिजिड होता है, उसका शेप और साइज में चेंज होता नहीं है। जनरली अभी हम मैकेनिक्स के अंदर जो भी चैप्टर पढ़ के आए हैं उन सभी के अंदर हमने ये माना है कि ऑल द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम शेप एंड साइज चेंज कर रहे हैं किसका, सॉलिड का। अब देखिए, इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो, मतलब कि उसका हमेशा शेप एंड साइज फिक्स रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या हो सकता है कि कभी कभी किसी बॉडी पे अगर हम उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, कैपेबिलिटी मतलब उसकी बियरिंग कैपेबिलिटी से ज़्यादा फोर्स लगा दे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या हो सकता है, डिफॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत ही माइल्ड फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बट अगर मैं क्या करूँ, इस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, इसके शेप एंड साइज में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स दैट फोर्स अप्लाइड करने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बॉडी रिजिड होगी या नहीं होगी। जैसे कह सकते हैं इस रूम के अंदर वॉल है, वॉल्स आर रिजिड, ये हमसे फोर्स कितना ही हम फोर्स लगा देंगे लेकिन ब्रेक नहीं होंगे। बट अगर हम एक बुलडोजर को लेकर आए तो क्या होगा, ये सारी दीवारें 1 सेकंड में टूट जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजिड बॉडी होगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट होगी उसके बियर करने की, उसके बियॉन्ड अगर हम फोर्स लगा दें किसी बॉडी पे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। सो द डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, फोर्स विच चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब शेप एंड साइज कैसे, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर कुछ फोर्स लगाया, ये कुछ एटम्स अरेंज थे किसी बॉडी के अंदर इस तरह से। अब फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, इनकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं वो क्या होगी, इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। अगर हमने क्या करा है यहाँ पे, अगर हमने टेंसाइल फोर्स लगा दिया, मतलब कि इसको इधर की तरफ खींच दिया, इसको इधर की तरफ खींच दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्चुअली करता क्या है, या तो फिर हम क्या करते हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ये कंप्रेसिव फोर्स लगा दे तो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। सो डिफॉर्मिंग फोर्स करता क्या है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन को बदल देता है, ठीक है। इंटर एटॉमिक सेपरेशन को चेंज कर देता है, या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स एक काम कर रहा है, इट चेंजेस द इंटर एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सिंपल से आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है, इट चेंजेस द इंटर एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं, ये हमने सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज समझ लिया सॉलिड की क्या होती है, फिर उसका डिफॉर्मिंग फोर्स को देख लिया। अब हमें समझना है कि इलास्टिसिटी क्या होती है। देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब आप लोगों ने जनरली समझा होगा कि जैसे कि रबर बैंड है, रबर बैंड के पास क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, इट कैन बी स्ट्रेच इजीली। अगर स्ट्रेच करने के बाद अगर हम उसे फोर्स, अप्लाइड फोर्स छोड़ देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। तो जनरली हमारे माइंड में इलास्टिक वर्ड से ये चीज़ रिलेट हो जाती है, द सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच ईजीली इज कॉल्ड एज इलास्टिक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि देखिए, हमने क्या करा, एक कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा है, इसके ऊपर क्या अप्लाई करा है, फोर्स। अगर ये अपनी इंटर एटॉमिक सेपरेशन में चेंज बड़ी आसानी से कर देता है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर ये अपने इंटर एटॉमिक सेपरेशन में चेंज बड़ी आसानी से कर देता है तो इसके पास इलास्टिसिटी कम होगी। और अगर ये अपने इंटर एटॉमिक सेपरेशन में जो वेरिएशन है वो आसानी से नहीं होने देता है तो मतलब इसके पास इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और उसका शेप जो है वो चेंज हो गया, उसका साइज जो है वेरिएशन आ गया उसके अंदर,
इट मीन्स दैट इट हैज़ लेस इलास्टिसिटी। ठीक है, एक तो इस तरह से समझते हैं। और अगर मान लो उसके शेप और साइज में चेंज नहीं होता है तो उसके पास इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। केवल इतनी बात नहीं, चेंज हो जाए और होने के बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें तो तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स का अपोज करना है उसको, डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करना है, डिफॉर्मेशन होने नहीं देना है। ठीक है, डिफॉर्मेशन हो भी जाए तो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर ले, ऐसी बॉडी को कहते हैं हम इलास्टिक बॉडी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोजेस इट्स डिफॉर्मेशन एंड आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं हम? इलास्टिसिटी कह देते हैं। एंड द मटेरियल विच हैव दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। जैसे जनरली मेटल्स के पास इलास्टिसिटी होती है, रबर बैंड वगैरह इन सब के पास इलास्टिसिटी होती है। तो आप खुद ही सोचिए, मैंने क्या बताया अभी कि जो डिफॉर्मेशन का अपोज ज़्यादा करेगा उसके पास इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अब हम क्या कहते हैं कि एक रबर बैंड ले लेते हैं और एक स्टील का बैंड ले लेते हैं, दोनों आइडेंटिकल है, शेप साइज वगैरह सब कुछ चीज़ों के अंदर। हमने जैसे कि मान लो एक को सर्कुलर वायर ले लिया है, स्टील का बना हुआ है, एक रबर बैंड ले लिया है। अगर हम दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करके दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन करना चाहें, स्ट्रेच करना चाहें, तो कौन आसानी से स्ट्रेच हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, आपका आंसर होगा रबर। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी किसके अंदर ज़्यादा होगी? रबर के अंदर। ऐसा नहीं, मैंने अभी बताया था कि इलास्टिसिटी किसके अंदर ज़्यादा है? जो डिफॉर्मेशन का अपोज करे। इट मीन्स जो स्टील का वायर है वो डिफॉर्मेशन का ज़्यादा अपोज कर रहा है, इसीलिए इलास्टिसिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। सो वी कैन से दैट स्टील इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द रबर। ठीक है, तो अभी हमने समझा, देखिए सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड के अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, फिर इसके बाद समझा हमने कि इलास्टिसिटी क्या होती है और इलास्टिक बॉडीज के बारे में समझा। नेक्स्ट होती है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? प्लास्टिसिटी होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी है, उसके ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद ही वो इजीली डिफॉर्म हो जाए। अभी इलास्टिक बॉडी क्या कर रही थी? डिफॉर्मेशन का अपोज कर रही थी, लेकिन प्लास्टिक बॉडी क्या है? बिल्कुल अपोज नहीं कर रही, इजीली डिफॉर्म हो रही हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। एंड द बॉडीज विच पजेस द प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। मतलब कि प्लास्टिसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी अंदर डिफॉर्मेशन इजीली होने दे, एंड दोज बॉडीज विच आर प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी आर कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडीज। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें, वैक्स एक प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक जितने भी हैं आपके पास मटेरियल वो तो प्लास्टिक ही से। उसके बाद क्ले है, पीओपी का कोई भी सब्सटेंस अगर आप बना ले, जैसे कि घर में आप लोगों ने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स देखे होंगे, सीलिंग पे भी पीओपी का काम हो जाता है। अगर मान लो हल्का सा भी उसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स लग जाता है तो वो क्या होती है? इजीली डिफॉर्म हो जाती है। तो मतलब क्या है, बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रही है किसका? डिफॉर्मेशन का। दे आर कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडीज एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। एक प्रॉपर्टी और है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब क्या होती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में, जैसे कुछ भी यूटेंसिल्स होते हैं ग्लास के, अगर वो हल्का सा भी उनके अंदर फोर्स लग जाए, गिर जाए गलती से, स्टील के अगर बर्तन गिर जाएंगे तो वो क्या होगा? उनके अंदर कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर हम ग्लास के यूटेंसिल्स की बात करें, अगर वो गलती से भी गिर जाएं तो वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। और टूटेंगे भी नहीं, दो टुकड़े भी नहीं होंगे, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। तो ऐसा सब्सटेंस which get break into small pieces due to application of deforming force are called brittle bodies and this property is known as brittleness। सिंपल सी बात है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पे जो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको क्या कहते हैं? हम ब्रिटल बॉडी कहते हैं। दो चीज़ें और समझना, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, दो चीज़ें और समझ लेना। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है? देखिए इलास्टिसिटी को अभी मैंने बताया था कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी अपने अंदर डिफॉर्मेशन होने का अपोज करे, उसको हमने क्या कहा था? इलास्टिसिटी कहा था। अब परफेक्टली मतलब क्या होगा कि वो डिफॉर्म हो ही ना, और अगर मान लो डिफॉर्म हो भी गई तो तुरंत जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटाया, तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर ले। कभी कभी क्या होता है कि कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो वो जो टाइम लेती है ना, उसका भी एक नाम है, इसका कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन ऐसी बॉडीज जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स
हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद तुरंत अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लें, उनको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे कि जो आपका क्वार्ट्ज फाइबर होता है, क्वार्ट्ज फाइबर इज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, उस पर वैसे तो डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, अगर हो भी गया तो तुरंत अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, ठीक है। उसी तरह से परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होंगी? ऐसी बॉडी जिनके अंदर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाए, वो डिफॉर्म हो जाए, सीधी सी बात है, उनको क्या कहेंगे हम? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो एग्जैक्टली आइडियली परफेक्टली प्लास्टिक हो या परफेक्टली इलास्टिक हो। मतलब कि क्या होता है, यूनिवर्स के अंदर जो भी बॉडीज हैं वो इन दोनों के बीच में, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक के बीच में ही लाया करती हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे इलास्टिक बिहेवियर डिक्रीज होने लगता है वैसे वैसे प्लास्टिक बिहेवियर इंक्रीज होने लगता है। दोनों एक दूसरे के जो समझ लो अपोजिट हैं। अगर किसी के पास इलास्टिक बिहेवियर ज़्यादा है तो उसके पास प्लास्टिक बिहेवियर कम होगा, किसी के पास उल्टा देख ले, प्लास्टिक बिहेवियर ज़्यादा है तो उसके पास इलास्टिक बिहेवियर कम होगा, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, क्वार्ट्ज फाइबर बताया था, तो उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है और प्लास्टिक प्रॉपर्टी बिल्कुल माइन्यूट सी है। इसी तरह से अगर हम बात करें वैक्स क्ले वगैरह इन सब की, तो इनके पास प्लास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम है। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, एक ज़्यादा है तो दूसरा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ लिया है कि चैप्टर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जनरली हमें को पढ़नी है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं पहले बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस बनाता था, अब मुझे ये फील हुआ है कि शॉर्ट वीडियोस बनाने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट काफ़ी आसानी से उनको देख सकें और इजीली उनको समझ भी सकें, क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियोस होते हैं तो बच्चे क्या समझते हैं कि इतना बड़ा वीडियो कैसे देखेंगे। तो अब से हम शॉर्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, मुश्किल से 5 या 10 मिनट के एक वीडियो होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक अगर मान लो रह जाता है तो उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, अगर उससे रिलेटेड टॉपिक होगा तो उसी को उसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम 10 मिनट्स के वीडियो बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।